नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज से हम यूपी पुलिस की आगामी परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपके आगामी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यह कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? देखिए, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? देखिए, तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा था। कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसमें क्या उपयोग में लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किसका किया गया है? पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यह क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? किसने किया था? भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? यह कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? देखिए, वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। थानेश्वर में वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। कदम्बराज की स्थापना मयूरसेन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, कदम्बराज की स्थापना किसने किया था? मयूरसेन ने किया था।
उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? वैजयंती या वनवासी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह कौन था? हर्षवर्धन था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? एक कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? कौन आया था? ह्वेन-सांग जो आया था हर्षवर्धन के समय में आया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ह्वेन-सांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो है किसके सामंत थे? या किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वह कौन था? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो कौन था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? इनकी कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। इनकी दरबारी या सरकारी भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? ये कह रहा है इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो वह कौन था? समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो यह कौन था? स्कंदगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। स्कंदगुप्त ने भारत पर हूणों के आक्रमण को रोका था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? यह किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ये किससे संबंधित है? गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वह चेर शासक कौन था? सेन गुट्टवन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? ये किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? यह निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो यह कौन है? तुलक्कापियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख हुआ है? चेर का हुआ है, चोल का हुआ, पांडे का हुआ, कदम का उल्लेख नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगम युग में उदययूर किसके लिए विख्यात था? यह किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलक्कपियम ग्रंथ संबंधित है। तुलक्कपियम ग्रंथ संबंधित है। यह किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? यह किस भाषा में है? तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? किसके राज्य में किया गया है? पांडे के। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो इसका उल्लेख किसने किया है?
मामूल नार ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की थी? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की थी? तो यह कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? यह किस पद पर आसीन था? सेना का सेनापति था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था कण्व वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? तो किसके अधीन काम किए थे इन्होंने? मौर्यों के अधीन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो यह कौन था? कनिष्क था जो बौद्ध बन गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? यह किसका मिश्रण है? भारत और ग्रीक यूनानी शैली का। भारत और ग्रीक यूनानी शैली का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? यह किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? ये जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो यह कौन था? अशोक था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह
पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की पत्नी वह कौन थी जिसने उसे प्रभावित किया था? तो वह कौन थी? कारुवाकी थी। कारुवाकी ने अशोक को सबसे अधिक प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमगधी का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? बिंदुसार ने अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहां पर भेजा था? इसने कहां पर भेजा था? तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो वह व्यक्ति कौन है? मौर्य सम्राट अशोक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ये कह रहा सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश इसमें से मौर्य वंश है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यह किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो किसका है? बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या इसे मृत्यु कहा जाता है प्राप्त किया था? कहां पे मृत्यु उन्होंने प्राप्त किया था? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने स्थापना किया था? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था?
किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? ये क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। महावीर का गोत्र क्या था? जात्रिक था। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर की माता कौन थी? तो इनकी माता कौन थी? त्रिशला जो है महावीर की माता थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? कुड़िक किसे कहा जाता है? अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हर्यक वंश के अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किसने किया था? उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कौन था? कालाशोक था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहां पर हुई थी? 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? कौन सी नदी थी? झेलम नदी थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किसको माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम अवंतिका था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व।
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वे संस्कृत बोलने में वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह ऑप्शन सही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। वे गांवों के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए, जौ का ज्ञान था, गेहूं का था, चावल का था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इनको किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में दिया गया है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इनका सही क्रम कौन सा है? देखिए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसमें से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ये कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं?
ये कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? यह किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका प्रयोग किया था? सेलखड़ी का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सेलखड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह किस युग की थी? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ये लोग व्यापार करते थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ये लोग शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो कैसे निवासी थे? ये शहरी निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।